नाज़रीन, क्या इक़्तिदार पीटीआई के हाथ से फिसल रहा है? हुकूमत के अपने ही हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ चंद घंटे पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को अचानक मौखर करने के ऐलान ने हुकूमत की कमजोर पोजीशन पर मोहर लगा दी है। हैरत अंगेज तौर पर इस ऐलान से सिर्फ एक घंटा पहले तक वज़ीर आज़म पुरअज़्म थे कि कल सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होगा। हुकूमत कानून साजी के लिए बिल्स पेश करेगी। सिर्फ एक घंटा 10 मिनट पहले तक वज़ीर आज़म अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत कर रहे थे कि कल के इजलास में जहाद की नीयत से शरीक हों, इंतखाबी इस्लाहात के हक में वोट दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का कानून पास करवाएं। इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूँ कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है। ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। वज़ीर आज़म की इस तकरीर को एक घंटा 10 मिनट ही गुजरे थे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल का मुश्तरका इजलास मौखर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया ताकि एक मुत्तफिका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ था कि हुकूमत अपोजिशन को मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम के लिए कायल करना चाहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी के इस ट्वीट से सिर्फ एक घंटा पहले तक वज़ीर आज़म दावा कर रहे थे कि पुराने करप्ट सिस्टम की पैदावार अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात की राह में रुकावट है। हम इनको कहते रहे कि बताएं अगर इलेक्शन में धांधली हुई हमें बताएं, हम तैयार थे। लेकिन ये मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम की पैदावार है और ये चेंज नहीं आने देंगे। ये चेंज हमने लेके आना है। हुकूमत के इन्हीं तजादात की बुनियाद पर अपोजिशन वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी को तंज का निशाना बना रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन से बातचीत और इत्तफाक राय की बात पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के बाद याद आई। फवाद चौधरी साहब, हिम्मत करके सच बोले, नंबर्स पूरे नहीं हुए। इत्तेहादी तो क्या अपने अरकान भी वोट देने को तैयार नहीं। यानी 2 दिन पहले सिर्फ सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था, फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज वज़ीर आज़म ने अपने तमाम अरकान और इत्तेहादियों के लिए ज़ोहराना भी दिया, जिसमें वज़ीर आज़म ने कल की कानून साजी के लिए हिदायत जारी की, अपोजिशन को एक बार फिर बुरा भला कहा और फिर यह सब होने के एक घंटा बाद हुकूमत को एहसास हुआ कि कानून साजी तो मुत्तफिका करनी है और इसलिए अपोजिशन से बात की जाएगी। हालांकि बज़ाहिर लग ये रहा है कि बात अपोजिशन को मनाने की नहीं है, बल्कि शिकस्त के इम्कानात ने हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दे, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं बल्कि अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी ने ही हुकूमत की कानून साजी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ कर दिए। हमारी रिजर्वेशन थी, ईवीएम के हवाले से चंद सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब मिल नहीं पाए और हमारी अपनी रिजर्वेशन। हिमायत से इनकार का मामला सिर्फ इत्तेहादियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि हुकूमत को पीटीआई के अपने अरकान असम्बली की बेवफाई की खबरें मिल रही थी। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट की खबर के मुताबिक हुकूमत को खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 से 25 अरकान कल के इजलास से गैर हाजिर हो सकते हैं, जिनमें से 15 से 17 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। इस खबर के अलावा भी नंबर गेम की हुकूमत के हाथ से फिसलती देखी जा सकती है। कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई और इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 213 है, लेकिन आज तमाम कोशिशों के बावजूद वजीर आजम के जोराने में 203 अरकान शरीक हो सके थे, यानी 10 अरकान कम थे, जबकि हुकूमत की अपोजिशन पर बढ़तरी सिर्फ 9 अरकान की है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार आसमा शराजी साहबा, भी पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब। अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, शुरू आपसे करूंगा। सर आपके लोग किधर है सर? ये जिस डर की वजह से कि लोग पूरे नहीं है आपके पास, आपने मुलतवी कर दिया इजलास। अब अगर आप बाकी चीजें कहें कि जी अपोजिशन को मनाना है या फिर इत्तेहादी, प्लीज, मतलब मेरे ख्याल में आप जैसा सियासतदान ये दलील नहीं लेगा, मुझे इतना अंदाजा है, क्योंकि इस दलील में यकीन कीजिए बच्चा भी जानता है इस दलील में वजन नहीं है। तो सर ये नंबर अब आप बता दें कहां गए आपके अपने?
अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस खाने की आपने बात की उस खाने में मौजूद था मैं, और जितने लोग जिन पे नॉर्मली पीटीआई के लोगों पे शक गुजरता था वो तमाम के तमाम मौजूद थे। चंद लोग जो बहुत ही हमारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं या जिनके बारे में कोई ऐसी कभी कोई शकूक शुबात नहीं होते, वो शायद कुछ लोग नहीं थे। बाकी सारे के सारे लोग मौजूद थे। नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाईजान, ये आइंदा आने वाले वक्तों के लिए हमने कानून साजी कर, अगर वो नहीं, ये बिल्कुल उनका आज होना, ये अब आपका दावा है, आप दावा करेंगे वो नहीं है और मेरा दावा है कि वो है, ये तो डिबेटेबल बात है ना। आपने नंबर जो काउंट किया। नंबर 2, ये बात हमने कानून साजी करनी है, हमने तारीख में एक रिफॉर्मिस्ट का, एक इस्लाहात पसंद जमात का हमने अपना नाम लिखवाना है। लिहाजा उसके लिए हमें सियासी तौर पे कुछ चालें हैं, कोई स्टेप्स हैं, कभी आगे एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, ये करके हमने आपको करके दिखाना है। हम अपने तरीके से करेंगे, चाहे हम कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन को हम या तो साथ रखें या उनको एक्सपोज करें। आपको ये चालें भी चलनी है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे लेने हैं, आपको ऑपोजिशन को भी मनाना है, आपको इत्तेहादियों को भी मनाना है। ये जहाद का ऐलान, देखिए ना, जहाद का ऐलान किया ना वज़ीर आज़म साहब ने उस तकरीर में, ज़ोरानी की तकरीर में, तो ये ऐलान जहाद के 1.5 घंटा बाद याद आया कि अभी जहाद के तो साथी पूरे नहीं है हमारे पास। नहीं, जहाद का ऐलान हो गया, अब तारीखें आगे पीछे हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि खुदा ना खासा कोई डेडलाइन तो नहीं है कि हम किसी कल नहीं होना तो परसों हो जाएगा। भाई हो जाएगा, हमने ये काम करना है और करके छोड़ना है। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी है, हमने अपने लोग भी करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि या अपोजिशन को साथ में लाएं, अगर ना मिलाएं तो इनको एक्सपोज करें लोगों के सामने कि ये वो हैं और इनके कुछ चाहने वाले सिलेक्टेड की रट लगाते हैं, लेकिन जब निजाम को ठीक करने की बात आती है तो ये भाग जाते हैं। बराबर परवाह नहीं, हम अपोजिशन में बात नहीं। मुझे सर ये बताएं, ये कैसा नहीं, एक्सपोज तो करें ना, कि अगर आप अनाउंस लोगों को एक्सपोज करना है, वो पब्लिकली एक्सपोज होंगे, बिल्कुल चलेगी। इसमें भी आते हैं सर, और एक्सपोज आपने तकरीर में भी किए, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनको साथ मिलाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इत्तेहादियों को क्या बना है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अभी ये चीमा साहब कह रहे थे, मैंने उनको शॉर्ट सुनाया उनका, कि जी महीना 1.5 पहले हमसे बात करते तो फिर हम आज फिर इस मुश्तरका इजलास में हम शिरकत करते। यानी आप जहाद का ऐलान कर रहे हैं और जहाद में आपके जो साथी जहादी इत्तेहादी हैं वो कह रहे जी हमसे बात ही नहीं हुई। तो ये क्या स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी समझाए ना जरा मुझे अपनी। देखें ना, आपको पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत की तारीख उठा के देख लें, उसमें हर जमात कोशिश करती है कि जब कोई गवर्नमेंट किसी चैलेंजिंग पोजीशन में होती है तो वो अपना पॉलिटिकल गेन करते हैं। उनका ये पॉलिटिकल राइट है कि वो जब देखते हैं कि जब हुकूमत को उनकी जरूरत है, सख्त जरूरत है, उस वक्त उनकी थोड़ी सी नहीं, ब्लैकमेल सख्त लफ्ज है, बार्गेन करते हैं, पॉलिटिकल बार्गेन करते हैं हर जमा। नहीं, उसको आप कह रहे हैं ब्लैकमेल, मैं तो पॉलिटिकल बार्गेन कह रहा हूं। और पॉलिटिकल बार्गेन इज व्हाट, आपको पॉलिटिकल सिनेरियो पे ये होता है कि आपने अपने मौके पे अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेलने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, आपने आज जो इत्तेहादी कह रहे हैं सर, आप एक काम करें सर, आप अपने आप को हिस्ट्री की साइड, सही साइड पे रखें ना सर। इत्तेहादी तो अपने जवाब खुद देंगे अल्लाह को जाके। आप मुझे ये बताएंगे जो कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने मशावरत नहीं की, ये गलत कह रहे हैं। आपने की थी मशावरत इनसे? फिर देखें, वो मशावरत जो है ये इतना लंबा लफ्ज है अली, कि मशावरत 1 दफा भी होती है, 2 दफा भी होती है। मशावरत, मुकम्मल मशावरत जो है सियासतदान को कन्विंस करना को आसान, कोई आधी पौनी की तो बता देना सर, वो ज्यादा कर लेंगे, क्या बुरी बात है? सीधा सीधी सर, ये बड़ी बात है। देखिए, वो टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि जी हमसे इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, अगर तो आपने डिस्कस किया है, आपने नोटिफिकेशन ये कि जी कल मुश्तरका इजलास होगा वो जारी करने से पहले अगर आपने इनसे डिस्कस किया था और ये झूठ बोल रहे हैं तो सर अपोजिशन के साथ साथ इनको भी एक्सपोज करें ना, बताएं कि आपने इनके साथ डिस्कस किया था, सब बताया था आपने इनको। अच्छा, इत्तेहादी पार्टियां, कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि पूरी इत्तेहादी पार्टियों को पूरी तरह ब्रीफिंग नहीं है। हमारा ख्याल था कि उनको ब्रीफ हो गए, लेकिन उनके सवाल सुन के मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि उनको ब्रीफिंग पूरी तरह नहीं है। तो बात सिंपल है कि ये वही पर्ची वाला वोट है, लेकिन इसका काउंट जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा और अगर कहीं एतराज होगा तो वो हम उसको पर्ची को काउंट भी कर लेंगे। तो एक डबल प्रोसेस है, जो पुरानी पर्ची है वो भी होगी और जो नया कैलकुलेटर है वो भी होगा, ताकि इलेक्शन की का वावेला एक वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। तो मुशावरत करने में, बार बार करने में, 10 बार करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे इस हुकूमत ने आपको इस गंदे जो इल्जाम वाला सिस्टम है इससे निकाल के आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक अप्रूव्ड निज़ाम लेके आना है जिसमें सारे इंशाल्लाह एतबार करेंगे। ये हमारा
हमारा एंड गोल है। रास्ते में हमारी जो है ना वो लाइनें बदलती रहेंगी, मंजिल हमारी इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। सर ये अपनी तकरीर में कहेंगे तो मैं दोबारा सुना देता हूँ खान साहब की तकरीर, उसमें उन्होंने कहा ये करप्ट निजाम की, इस निजाम की पैदावार है, ये फुला है, ये फुला है, मतलब जितने भी तबर्रे करने थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिए। वो करने के बाद उसके 1.5 घंटे के बाद आपको याद आ रहा है कि जिन पे हमने तकरीर में तबर्रे किए उनको साथ मिलाना है। ये क्या है, मुझे जरा ये समझा दें। किसी एक जमात ने भी ये कहा हो कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, फिर तो आप बात करें। वो कहते हैं हमें मजीद उस कंसल्टेशन प्रोसेस में लें, तो क्या बुराई बात है, हम कंसल्टेशन करके हमने इजलास आज बुलाया, 4 दिन बाद बुला लेंगे। कोई हमें कोई कदगन नहीं है, कोई टाइम नहीं गुजर रहा, कोई चीज़ लैप्स नहीं हो रही, तो सो व्हाट, दिस इज यानी पॉजिटिव प्रोसेस है जमहूरियत का। ये बिल्कुल रूह है कि आप मुशावरत दर मुशावरत करें तो कर लेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। एंड ऑफ द डे हमने अगर रिफॉर्म कर लिए तो आप हमें इस जो डेकेड है इसकी आप विक्टोरियस पार्टी कहेंगे जिन्होंने इलेक्शन का कज़िया ही खत्म कर दिया और ये दांदी के इल्जामात ही खत्म कर दिए। जो बार बार कहते थे कि जी हम सिलेक्टेड हैं, हम ये देखें ना। आपके कीमती वक्त का पाकिस्तान पीपल्स के रहनुमा भी नैयर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आसमा शराई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बुखारी साहब, सर ये अब खबरें देखें, ठीक है वो ना माने वो एक और बात है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इनके पास लोग पूरे नहीं है। कल प्राइवेट मेंबर डे था, 2 बिल आए, वो बिल हुकूमत के लोग जो है गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स वो पास नहीं करा सके, नंबर पूरे नहीं थे। आज इनके पास चांस था अपने आप को मनवाने का, आज भी नंबर कम पड़ गए। इत्तेहादी तक नाराज है सर, वो अपनी रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो सर आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं बतौर ऑपोजिशन? यहां पे तो इनके पास नंबर पूरे नहीं हो पा रहे, यही आपकी ख्वाहिश थी कि नंबर पूरे ना कर पाए और कल को आप सेटअप तब्दील कर दें। आप क्यों वेट कर रहे हैं? आप अपने पत्ते जो है वो क्यों छुपा के बैठे हुए हैं? थैंक यू अली अजहर, शुक्रिया आपने इनवाइट किया, मौका दिया। कार्ड्स खेले जाते हैं, कार्ड्स शो नहीं किए जाते। खेलने में और शो करने में बड़ा फर्क है। तो जब कार्ड शो करने का वक्त आएगा तो हम अपने कार्ड शो कर देंगे, लेकिन अभी जो हमारा मौक़िफ़ था डे 1 से उस पर हम कारबंद। और मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था कि इन्होंने जॉइंट सेशन मुलतवी कर दी है, ये ऐसी न्यूज़ आ रही थी। एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। तो अगर जॉइंट सेशन मुलतवी कर दिया गया तो उसके कोई रीज़न्स होंगे, और वो रीज़न्स यही है कि उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। और फिर वो अभी उनके जो आगे वो किराए के स्पोक्समैन है ना, वो मलबा डालते हैं जी अपोजिशन ने हमसे रुजू किया। वाई शुड अपोजिशन अप्रोच यू? क्यों हम रुजू करेंगे? हमने तो अपोज करना था और हमारी स्ट्रेटजी थी। कल भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमारी लीडरशिप से मुलाकात की, बाकी लोगों से मुलाकात की, तो हम तो कॉन्फिडेंट थे कि हम इंशाल्लाह इनको वहाँ पे टफ टाइम देंगे जॉइंट सेशन में। लेकिन जब सेशन मुलतवी किया गया तो उसके रीजंस बेस्ट नोन टू दी गवर्नमेंट है, क्योंकि सेशन बुलाया भी गवर्नमेंट ने था और मुलतवी भी गवर्नमेंट ने किया, तो इससे उनकी कमजोरी तो नजर आ रही है। अच्छा बुखारी साहब, इसका रीजन आप हो भी तो सकते हैं ना सर। क्या आपके राब्ते में है कोई हुकूमती नुमाइंदे जो जोहराने में भी तशरीफ नहीं लाए? मतलब देखे ना, कम से कम अपनी अक्सरियत तो पूरी रखते हैं जोहराने में, वो लोग भी नहीं थे। तो ये जो इनको मुलतवी करना पड़ा, और अगर इस डर से करना पड़ा कि इनके पास बंदे पूरे नहीं होंगे, तो उसका रीजन कहीं आप तो नहीं, आपसे मुराद ऑपोजिशन? ऑब्वियसली उनको समझ आ गई कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ जो है वो उनको डिफीट कर देगी, उनको टफ टाइम देगी। तो उनको जब अपनी शिकस्त नजर आई तो उन्होंने इजलास जो जॉइंट सेशन था उसको मुलतवी कर दिया। जहाँ तक राब्ते की बात है, ऑब्वियसली राब्ते रहते हैं पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट के अंदर लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, मुलाकात रहती है, मुज़ाकरात होते हैं। तो इसलिए ये तो उनकी अब अपरेंटली नज़र आता है कि उनकी कमज़ोरी है, उनकी नाकामी है। और उजरत में उन्होंने इजलास बुलाया भी और उजरत में ही मुलतवी कर दिया। और मैं ये न्यूज़ देख रहा था कि जी उनकी टीम कह रही है जी अपोजिशन ने हमसे अप्रोच किया। भाई लेजिस्लेशन काम गवर्नमेंट का होता है, ये हमारा बिल नहीं था, ये बिल गवर्नमेंट का बिल था, प्राइवेट मेंबर्स का किसी का बिल नहीं था। जिसका बिल होता है अप्रोच वो करता होता है, उसको बिल पास कराना होता है। तो उनके पास मतलूबा तादाद उनको नजर नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने जॉइंट सेशन मुलतवी कर दिया। अच्छा
सर ये बताइएगा कि मैं ये नहीं कहता अपने कार्ड शो करें, गेम तो बताएं, गेम क्या खेलने जा रहे हैं आप, क्या करने क्या जा रहे हैं? पिछले 2 बिल ये पास नहीं करा सके, इनको इजलास मुलतवी करना पड़ गया। अब तो बड़ा कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, तो कोई इरादा ऐसा है कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई तब्दीली लाने का? सर देखिए जी, पीपल्स पार्टी का मौकफ डे 1 से था कि जब वो पीडीएम का वजूद था तो हमने प्रायोरिटीज फिक्स की हुई थी, और उस प्रायोरिटीज में जहाँ लॉन्ग मार्च था और जहाँ नो कॉन्फिडेंस था, नो कॉन्फिडेंस उस अलामिया का हिस्सा था, उस चार्टर का हिस्सा था जो पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है अपोजिशन में बैठ के कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इख्तियार करेंगे, आईनी रास्ते और कानूनी रास्ते जो हमारा इख्तियार है, जो हमारा राइट बनता है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तो हमारा। ठीक है बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आसमा शराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया आसमा जी आपका। जहाद मुलतवी हो गया, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इस्लामाबाद में आपको पता होता है कि कहां पे क्या चीज हो रही है। क्या हुआ क्या? ये बड़े कॉन्फिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर, 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 10 मिनट के बाद कहते हैं ना मुलतवी कर दिया, इसको नंबर्स पूरे नहीं थे, कोई और मजबूरी आन पड़ी? बिल्कुल अली, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ये बात तो सबको पता थी इस्लामाबाद में कि ज़ोहराने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि वेदर जुमे के दिन जो या कल जुमेरात के दिन जो है वो ये सेशन बुलाया जाएगा, मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा कि ये नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन इजलास हो गया, ज़ोहराना हो गया, खाना हो गया, नंबर जो है वो भी काउंट किए जा चुके थे ऑलमोस्ट, और उसके बाद फिर जो है वो इस इजलास का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और फिर नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया। तो उसकी बड़ी ऑब्वियस रीजंस थी। जब ये दोहराना हुआ उस पे लोग वहां पे आए और उन्होंने अपना नंबर तो शो किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रिजर्वेशंस भी बहुत शो की। मसलन मेरी इत्तला है और मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि तकरीबन कोई दर्जन भर जो अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने कल अपने गुस्से का इजहार प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर जो वोटिंग हो रही थी उसके अंदर उन्होंने कर दिया। और ये वोटिंग भी जो थी ये अपोजिशन ने बहुत तरीके से उसमें, यानी कि आप अपनी रिजर्वेशन देते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप इस पे वोटिंग करा ले, तो वो जावेद हसनैन साहब का जो बिल था उसके ऊपर वोटिंग अपोजिशन ने डिमांड कर दी, पॉइंट आउट कर दी, और उसके बाद आपने देखा कि 117 और 104 का मुकाबला था। खैर वो एक प्राइवेट मेंबर्स डे का बिल था, तो प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर मोस्टली जो अपोजिशन हुकूमत है वो अपना बिजनेस इतने ज्यादा तरीके से, संजीदा तरीके से परसू नहीं करती, बल्कि प्राइवेट मेंबर्स जो है वो ज्यादा उसके ऊपर एक्टिव होते हैं। तो आज मगर जब ये लोग आए हैं तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो मेरी इत्तला है और मेरी 1-2 लोगों के साथ बात भी हुई है MNAs के साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने अपना जो कंसर्न था वो वजीर आजम तक पहुंचाया और अपनी पार्टी तक पहुंचाया और उनको बताया कि अगर ये वोटिंग कल होती है तो हम इस वोटिंग के अंदर जो है वो शरीक नहीं होंगे। और सिर्फ यही नहीं, दायरा के इत्तेहादियों की बात तो खुल के सामने आ ही गई है कि इत्तेहादी जमातें, खास करके पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम और इसके साथ साथ GDA, उन्होंने तो वो मोतरस थे ही थे। और कायदे आजम मुस्लिम लीग जो है उनके तो अरकान ने ये पैगाम भी दिया कि हम ये चाहते हैं कि पहले हमें वो मशीन तो दिखाएं जिस मशीन के ऊपर आप ये सारा जो वावेला या प्रोग्राम है वो आप मुरतब कर रहे हैं, तो हमें तो पहले उसकी डिटेल जो है वो शेयर की जाए। यानी हालत ये थी कि खुद हुकूमती जमात जो है उसके जो इत्तेहादी है उनको पूछना पड़ रहा है कि हमने पहले पूरी तरह से एतमाद में लिया जाए, यानी भरपूर एतमाद में अपने इत्तेहादियों को भी इस मामले के ऊपर नहीं लिया गया था। तो उनके अपने रिजर्वेशन इसके अंदर मौजूद थे। और फिर जो तहरीक इंसाफ के MNAs की तरफ से आया, हालांकि मेरी इत्तला ये भी है कि बहुत कल से टेलीफोन कॉल्स भी जा रहे थे अपने अरकान को PTI के कि आपने अपनी जो प्रेजेंस है उसको शोर करना है, आपने अपना नंबर पूरा करना है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जब ये फील किया गया, ये महसूस किया गया कि अगर कल वोटिंग हुई इस मामले के ऊपर तो इसके ऊपर काफी सुख्ती हो सकती है, काफी नाराजगियां सामने आ सकती है और एक मौका मिल जाएगा इत्तेहादियों के साथ साथ उनके अपने अरकान असेंबली को कि वो अपना इजहार नाराजगी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कर सके। अच्छा आसमा जी,
एक तो आपने बड़ी अहम खबरें जो है वो दी हैं जो आपके जराए से आप तक पहुंची। अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं कि 150 के करीब अरकान मौजूद थे। ये भी हैरानी की बात है कि मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन आप बुला रहे हैं, फिर तो सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान को मिला के ये तकरीबन कोई 200 सवा 200 के करीब लोग होने चाहिए थे, तो 150 का नंबर भी अपने आप में बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो ये, मैं अगला सवाल मेरा कुछ और था। आसमा साहब, हम ये देख रहे हैं पिछले कोई 1.5 महीने से नोटिफिकेशन वाला मामला, वो जो एक पेज पे होने वाला सिलसिला था सारा, उसको बड़ी जिक पहुंची। नोटिफिकेशन वाले मामले से लेके अभी ये इससे डील कर रहे थे, टीएलपी उठ के खड़ी हो गई, टीएलपी उठ के खड़ी हुई तो फिर मुआहदे वाली सुब की, मुआहदे वाली सुब की तो फिर शुगर माफिया वो उठ के खड़ा हो गया, चीनी जो है वो हत्थे से उखड़ गई, बाहर उखड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी हो गई, जिस वक्त जोहराने में बंदे पूरे किए जा रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पेशी भुगत रहे थे, वो जवाब अब 4 हफ्ते बाद देना पड़ रहा है। इत्तेहादी वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ये अचानक से 1.5 महीने में वो, जैसे किसी ने कहा था, एकदम ही हालात बदल गए, मंजर बदल गया और सब वाकयात बदल गए। ये हुआ क्या है इनके साथ? मेरा ख्याल है कि आपने एक और जुमला भी इसमें ऐड करे, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो वो जज्बात और एहसासात इसलिए बदले हैं कि देखिए, एक तो इलेक्शन जो है वो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल में इलेक्शन अगर नहीं भी होता तो इलेक्शनियरिंग शुरू हो जाएगी, परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है, महंगाई में जो इजाफा अभी हुआ है, अभी 8 रुपए आपने इजाफा किया, इससे पहले जो रिलीफ पैकेज दिया, उस रिलीफ पैकेज के फौरन बाद ये इजाफा, फिर चीनी का नायाब हो जाना, चीनी की कीमतों में बेहद इजाफा हो जाना, उसके बाद फिर आपके अपने जो दोस्त अहबाब थे वो आपसे शिकवे कर रहे हैं। दोस्तों का मतलब ये कि वो चाहे अहले सियासत हो या अहले सहाफत हो, सहाफियों के अंदर भी जो नरम गोशा रखते थे और बेहद नरम गोशा रखते थे इस हुकूमत के लिए, वो उन्होंने भी एतराज करना शुरू किया कि अब जो महंगाई है वो किसी तौर भी नहीं हो सकती और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों के, और इससे पहले भी जो पीएमए जो इत्तेहादी थे वो भी, और उसके साथ साथ जो एमएनएस है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो भी जो थे वो इनसे काफी ज्यादा परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर नाराज थे और उनके रिजर्वेशन थे। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की एक सियासी हालात होते हैं उसमें वो देखते हैं कि पैंतरा हवाओं का रुख क्या है। अब शायद हवाओं का रुख उनके नजदीक जो है वो बदल रहा है, लिहाजा वो फौरी तौर पे अपने जो एक्सप्रेशन, जो अपनी जो इजहार है उसको वो सामने लेके आ रहे हैं, अपने डिमांड्स को सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के पास जाना है, उन्होंने अवाम का मुकाबला करना है, अवाम को फेस करना है। और हालात जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनके एलाइज हो या उनके अरकान हो, अवाम के हवाले से काफी दिक्कत हुआ है। आसमा साहब, ये जो हवाएं बदली हैं और डेफिनेटली अब जाड़े का मौसम आ रहा है आगे इस्लामाबाद में, ये क्या सिर्फ इस्लामाबाद की हवाएं बदली हैं या इस्लामाबाद से मुल्क का एक शहर है वहां की हवाएं भी बदली हैं, इस वजह से इतनी टेंशन है? देखिए, हवाएं तो इस्लामाबाद में पिंडी से ही आती हैं और हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरी बात से ये इंप्रेशन ना लिया जाए कि मैं ये कह रही हूँ कि कोई हुकूमत जाने वाली है या हटने वाली है या खत्म होने वाली है या हवाओं का मुकम्मल रुख बदल गया, ऐसा नहीं है। अलबत्ता जो भी है, इस्टेब्लिशमेंट्स हो या फिर वो तीसरी ताकत हो, कुव्वत हो, वो अवाम की जो पल्स है उसको भी जरूर देखते हैं। और जिस तरह से पे दर पे वाकयात हुए हैं जिसमें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद डेफिनेटली एक सफ़े पे नहीं है, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई है उसके अंदर वजीर आजम का ये कहना कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है और वो कार्रवाई के लिए हुक्म दे तो उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये उन सारी चीजों की निशानदेही कर रहा है कि किस तरह से हालात पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में इस वक्त हैं। और DGISI के मामले को लेकर के, जिनकी के अभी 20 को नई कमान जो DGISI नए आ जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि जो रंजिशें बड़ी हैं वो तो बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां तक अपोजिशन का मामला, अपोजिशन इंतजार कर रही थी कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट उनको मिले या इंतजार कर रही है कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट मिले। उनको TLP के मुआहदे के बाद, उनको TTP से बातचीत के बाद, अभी जो ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर उनको ये गारंटी और श्योरिटी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक जो पीछे फोर्स थी और फोर्स है इस हुकूमत के, वो किस हद तक न्यूट्रल हुई है तब वो अपनी जो नंबर थे मैं उसके ऊपर जाए। और आपने देखा है कि अब वो अपोजिशन उस वक्त
वक्त के अंदर अब अपने आप को मुतहरिक कर चुकी है कि जिसके अंदर जो है वो अब अददी बर्तरी के हवाले से वो प्लान भी कर रही है और वो उस पर काम भी कर रही है। राना सनाउल्लाह हो या खुर्शीद शाह हो या जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वजीर आजम की तब्दीली की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें जो है वो इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे एक ही तरफ को जा रही है कि किसी तरीके से हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो अददी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया जाए या उनको शिकस्त दी जाए। अच्छा, इसके लिए एक खबर उड़ रही है आसमा साहिबा, अब आप वेल इन्फॉर्म्ड आप बेहतर बता सकती हैं। 19 नवंबर के बाद 20 नवंबर आएगा। अब 20 नवंबर को खबरें ये है कि जी कुछ परिंदे उड़ जाएंगे, ये क्या इसमें कुछ है, कुछ ऐसी माहौल बन रहा है? कुछ होता है ना, लोग परिंदे जो है वो उड़ने से पहले, सियासी परिंदों की बात कर रहा हूं, वो अपने पर फैला चुके होते हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। देखिए 20 को जाहिर है कि एक तो यहाँ पे आपको पता है कि नए डीजी ISI आ जाएंगे और उनकी ही तब्दीली की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी परिंदे हैं, सियासी परिंदों ने अपना एक एनवायरनमेंट देख लिया है, उनको ये समझ में आ गया है कि अगले इंतखाब के लिए उन्होंने क्या करना है। मसलन ये जो आज का जो बिल था जिसके ऊपर कल आसमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं वक्फे पे जाने से पहले एक बड़ी अहम खबर नाज़रीन आपके लिए सुनाना चाहता हूं। जो बात हो रही थी कि इत्तेहादियों को मनाया जाएगा, इत्तेहादी तो ऐसे रूठे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम वोट ही नहीं देंगे, हम आएंगे ही नहीं। ये बात किसने की? समा न्यूज से बात करते हुए तारिक बशीर चीमा साहब जो कि इत्तेहादी है कौफ लीग के, उन्होंने क्या गुफ्तगू की तरह सुनिए आप। सुबह को उनका दिल भर जाए, हमारा दिल भर जाए, तो इत्तेहाद इसी चीज़ का नाम है ना कि इज्जत से आदमी अलहदा हो जाए तो अलहदा भी हो जाए। वज़ीर आज़म साहब अगर ब्लैकमेल हुए हमारी किसी हरकत से, तो उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो आकर आवाम को बताएं कि जी इस तरीके से मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। इत्तेहादी के इस बड़े बयान के बाद वाकई हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। नाज़रीन यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है, ये सब बात करेंगे वक्फे के बाद। तो नाज़रीन आपने मैच डेफिनेटली देखा होगा, समा पर आपने ये सुन भी लिया होगा कि न्यूजीलैंड ने एक बड़े ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो पहुंच चुका है, इंग्लैंड को हरा दिया है। और एक लम्हे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो खेल पर हावी है, लेकिन 11वें ओवर के बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने खेलना शुरू किया, खासतौर पर जिमी निशिब ने जिस तरह से जारहाना बैटिंग की और बड़े ही तहम्मुल के साथ उन्होंने बगैर प्रेशर लिए उन्होंने अपने खेल का मुजाहरा किया। एक ओवर पहले गेम को खत्म कर देना, एक ओवर पहले मैच जीत लेना, बड़ा ही एक अच्छा हमें क्रिकेट देखने को मिली न्यूजीलैंड की तरफ से। और इस ओवर्स में जो है वो आखिरी ओवर से पहले जो है वो गेम को खत्म किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आसिफ इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक तो जरा न्यूजीलैंड के आज के जो जीत है उस पर तबसरा कीजिएगा सर। कल पाकिस्तान का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है सर, बहुत बड़ी टीम के साथ मैच होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो शायद हो सकता है मेरे ज़हन में हो, बट आप एक्सपर्ट है, बेहतर बता सकते हैं। हम इस टूर्नामेंट में सर न्यूजीलैंड को पहले हरा चुके हैं, अगर हम फाइनल में न्यूजीलैंड को मिलते हैं जाके तो एक साइकोलॉजिकल एक बर्तरी हासिल होगी पाकिस्तान को ओवर द न्यूजीलैंड। ये आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं देता हूं जवाब बाद में, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूंगा T20 क्रिकेट जो है ना, और जब से शुरू हुई है ये ऑन रिकॉर्ड, नॉट ओनली ऑन टेलीविजन बट इन माय कॉलम्स एंड एवरीवेयर मैंने कहा था कि T20 क्रिकेट में कोई भी टीम आइदर वो आपस में खेल रहे हो बायलैटरल या वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में खेल रहे हो, कोई टीम फेवरेट नहीं होती। और टीम जो है जो दैट प्लेज ऑन द डे, जो जिस दिन मैच है उस दिन जो अच्छा परफॉर्म करती है वो जीतती है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपके बड़े बड़े खिलाड़ी परफॉर्म करें, जैसा कि हमने आज देखा है। सबसे पहले ये देखा आपके टीम के हॉट फेवरेट्स कौन थे, इंडिया और इंग्लैंड, दे वर द टॉप 2 फेवरेट्स, दोनों बाहर है। दैट शोज इटसेल्फ कि T20 क्रिकेट किस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाती है हमें। फिर आज की आज के मैच की बात करें आप, कोई नहीं ये सोच रहा था कि वंस गप्टिल और विलियमसन, जिन पे टोटली डिपेंडेंट समझा जाता है न्यूजीलैंड को, कि वो अगर आउट हो गए तो मैच खत्म हो गया। आई डोंट थिंक टीवी पंडित्स या कमेंटेटर्स जो भी थे वो ज्यादा न्यूजीलैंड को चांस दिए थे, लेकिन मेरा फर्म बिलीफ था कि दैट T20 क्रिकेट में जरूरी नहीं है कि आपके जो क्या कहना चाहिए, जो बहुत बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं वही जिताते हैं, बिग गन जिसको आप कहते हैं। अक्सर ये होता है कि बिग गन्स की बारी नहीं आती और जो एवरेज खिलाड़ी रहता है वो मैच जिता जाता है।
So this is the beast, T20 है. This is how it is played. न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग खेले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है वो पाकिस्तान से हारे, लेकिन पाकिस्तान को भी डोंट फॉरगेट बहुत टफ टाइम दिए. बिल्कुल एंड में आकर आई थिंक आसिफ अली का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था जिसकी वजह से वो मैच जीते हैं. आज की मैच की आई थिंक थोड़ा डिटेल अगर उस पर तबसरा करें तो यही है कि दैट इंग्लैंड जब टॉस हार गए थे तो उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि टॉस अगर हम जीते तो हम भी फील्डिंग करते. एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही है कि आईसीसी एंड ऑब्वियसली वो आई थिंक एवरीथिंग देखें आजकल जो क्रिकेट है खासतौर पर T20 क्रिकेट वो टेलीविजन ओरिएंटेड है. टेलीविजन गाइड करता है, टेलीविजन आपके क्या कहना आइटनरीज बनाता है, टाइमिंग सेट करता है, एवरीथिंग. लेकिन अबू धाबी, दुबई, शारजा वगैरह में इस मौसम में रात में बहुत ड्यू होती है. तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि किस प्राइम टाइम टीवी की ये बात कर रहे हैं जब आप आराम से यही मैच जो इवनिंग का था इसको आप अगर दुबई टाइम 2 या 3 बजे शुरू करते तो दोनों टीमों को कोई डिसएडवांटेज नहीं होता बैटिंग फर्स्ट या सेकंड. लेकिन दैट्स ओनली आईसीसी कैन आंसर एंड आई थिंक टेलीविजन ऑब्वियसली. Exactly. So what about tomorrow's match, sir? अब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई शक नहीं है सर. हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? What do you suggest? To be honest, Ali, I shouldn't be sitting here and talking about strategy. इसलिए कि ना मैं T20 क्रिकेट खेला हूँ और ना ही मैं इसको क्रिकेट मानता हूँ. This is entertainment. अब आप बताइए जो आज न्यूजीलैंड ने जिस तरह की परफॉर्म दी है, इंग्लैंड क्या क्या स्ट्रैटेजी लेकर नहीं आई होगी? कहाँ गई वो स्ट्रैटेजी? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपके कीमती वक्त का. एक वक्फा लेंगे. सानह एपीएस के वरसा को, लवाहिकीन को, उन बच्चों के माँ बाप को क्यों लगता है कि आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला है? बात करेंगे वक्फे के बाद. 4 हफ्ते के अंदर अंदर सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारान का तायुन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं. अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि 4 हफ्ते बाद जो रिपोर्ट जमा कराई जाए इस पर वजीर आजम के दस्तखत हो. एपीएस हमला केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर रहा है. अदालत ने आज वजीर आजम को जाती हैसियत ने बुलाया और पूछा कमीशन की रिपोर्ट पर आपने क्या कार्रवाई की? वजीर आजम ने कहा अटॉर्नी जनरल ने तो बताया था, रिपोर्ट में सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी का तायुन करने की बात की गई है. अदालत ने वजीर आजम से पूछा क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? वजीर आजम ने जवाब दिया तब हमारी हुकूमत नहीं थी. चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम से कहा इन्हें शहीद बच्चों के वरसा से मिलना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए. वजीर आजम ने अदालत को जवाब दिया उनके इख्तियार में जो कुछ था वो उन्होंने कर दिया, वरसा को मुआवजा दे दिया गया, अब सब्र इन्हें अल्लाह देगा. जबकि एक शहीद बच्चे की वालिदा ने अदालत के बाहर रोते हुए कहा कि इसे सही इंसाफ चाहिए. सब्र होगा तो मैं कंबल ओढ़ के घर में सो जाऊंगी. नहीं चाहिए मुझे सब्र, देना है तो अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए. नहीं चाहिए मुझे सब्र, मत करो मेरे लिए सब्र की दुआएं. सब्र से नहीं सुकून मिल रहा मुझे, मिलेगा तो इंसाफ से मिलेगा. वजीर आजम के इस बयान पर अदालत भी बरहम हुई और उनसे कहा आप लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं. बेंच में मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन ने वजीर आजम को मुखातिब करके कहा वो भी एक बाप है और इन्हें एक बाप की तरह ही इस मामले को देखना चाहिए. जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है, वालिदैन चाहते हैं इस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो. समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कमीशन रिपोर्ट पेश की गई है इसमें सिर्फ निचली सतह के लोगों का जिक्र है जबकि बड़े लोगों का कहीं नाम नहीं है. अदालत ने वजीर आजम से कहा आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको कौमी सलामती से मुतालिक इकदामात करने से किसने रोका? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एपीएस हमले में जिनकी मुजरिमाना गफलत थी उनको सजाएं दी गई हैं और यही बात समाअत के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया को भी बताई कि सानह के मरकजी किरदार पहले ही खत्म कर दिए गए हैं. अब ये अदालत ने फैसला किया है, 4 वीक्स में उन्होंने कहा है कि एक कमीशन क्रिएट किया जाए और कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं. जो मेन
जिन हैंडलर्स थे वो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। अदालत में वजीर आजम ने कहा, हमारे लिए कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म दे तो किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, हम आपको मुकदमा दर्ज करने का नहीं बल्कि पहले इससे मुतालिक इक़दामात का कह रहे हैं। ताहम जब अदालत से बाहर वजीर आजम से मुकदमा दर्ज करने का सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में खामोशी इख्तियार। खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत से कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग मारे गए, कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए कि इस जंग में जाने का फैसला किसने किया और ड्रोन हमले की इजाजत किसने दी। वज़ीर आज़म ने जजेस से कहा, आप कमीशन बनाएं, हम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप हुकूमत में हैं और ये आपके करने के काम है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि मुल्क में इंटेलिजेंस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं लेकिन नताइज सिफर है। बेंच में मौजूद जस्टिस काजी अमीन ने वजीर आजम से पूछा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत तहरीक तालिबान के साथ मुआहदा करने जा रही है, दुनिया की छठी बड़ी फौज हमारी है और आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या हम शिकस्त की एक और दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं। इस सवाल पर वजीर आजम कुछ देर खामोश रहे। जस्टिस काजी अमीन ने यह सवाल भी उठाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया गया, जबकि एहतजाज के दौरान 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, तो क्या उनकी जानें हमारी जानों से कम कीमती थी? वजीर आजम ने इन सवालों का बराह रास्त जवाब देने की बजाय अफगानिस्तान की जंग और सानह 9/11 का जिक्र शुरू कर दिया। BBC के मुताबिक समाअत के दौरान जब बेंच में मौजूद जजेस कुछ मजीद रिमार्क्स देना चाहते थे तो वजीर आजम ने इन्हें बोलने से रोकते हुए कहा, मिस्टर जस्टिस 1 मिनट, और फिर अफगान जंग और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करना शुरू कर दी। गुज़िश्ता समाअत जो 20 अक्टूबर को हुई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिखवाए गए ऑर्डर के मुताबिक शहीद बच्चों की मां को शिकायत है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की सिक्योरिटी जिन अफराद के जिम्मा थी उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई। आला ओहदों पर बैठे अफराद जो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए, जिसके नतीजे में 147 मासूम बच्चे अपनी जान से गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालती ऑर्डर के मुताबिक माओ को शिकायत है कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर आला परवेज खटक, कोर कमांडर पेशावर जनरल हिदायतुर रहमान, DG ISI जहीरुल इस्लाम, सेक्रेटरी दाखिला अख्तर अली शाह वो लोग हैं जिनके हाथ में मामलात की बागडोर थी और वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालती ऑर्डर के मुताबिक माओ की इस शिकायत पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा, अगर रियासत समझती है कि मज़कूरा अफराद अपनी जिम्मेदारी अदा करने में लापरवाही के मुर्तकिब हुए तो इक़दामात करे। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर हिदायत लें और अदालत को बयान करेंगे। आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आला हुकाम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि यह वाक़या सिक्योरिटी लैप्स था, हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी, कबूल करना चाहिए। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ इस वक्त उन्हीं शोहदा की माएँ मौजूद हैं जो कि आज अदालत में भी गई थी। शहीद असवंत की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और शहीद अहमद खान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा बहन के इस वक्त जो अदालत में जो कुछ हुआ, आज हुआ, ये ओवरऑल जिस तरह की आपका केस चल रहा है, अदालत ने टेकअप किया, वजीर आजम तक को बुला लिया, आप मुतमईन हैं इस पूरी कार्रवाई से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो कार्रवाई जो आज जो सारा सानिया हमारे सामने जो सारा किस्सा हुआ है, मैं तो कहती हूँ कि इससे तो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है और बहुत ज़्यादा हम इस पे मुतमईन हुए हैं। इसलिए कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि इस तरह किसी हाई अप्स को बुला के उनसे जो है वो सवाल जवाब पूछा जाए और उनसे जो है बात की जाए। इसलिए कि ये पाकिस्तान तो सिर्फ जो है वो जो जमीनों के जो खुदा हैं उन्हीं का है, आवाम के किसी सवाल का जवाब ये नहीं देते। तो मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत इनकरेजिंग बात है और सच्ची बात है कि इतने सालों की मेहनत जो हम 7 सालों से कर रहे हैं
हमें पता है कि किस तरह हमने ये टाइम गुजारा है, किस तरह हमने ये मेहनत की है, कितनी ज्यादा, कोई जगह नहीं छोड़ी, यकीन करें कोई जगह नहीं छोड़ी, हमने हर दरवाजे पे गए और हमें कभी भी कोई सही सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, बल्कि आखिर में तो ये नहीं जो इन्हीं के दरवाजे जो हैं वो हम पे बंद कर दिए गए और हमसे कभी कोई बात नहीं की। आज भी जब इमरान खान जब आए वहां पर, तो आज हमें 7 सालों के बाद, ये वो उस वक्त की बात थी जब ये सानिया हुआ था, हमने उनको देखा था और आज जो है 7 सालों बाद जो है हम उनको देख रहे हैं अपने सामने और वो हमसे मतलब बात हो रही है इसमें। इससे पहले हमने बिल्कुल उनको इन 7 सालों में नहीं देखा, जबकि उसी सानिया के टाइम उन्होंने हमसे वादे किए, दावे किए और हमें बहुत तसल्ली दी कि मैं आप लोगों का वकील बनूंगा, मैं आप लोगों के इस सारे की इंक्वायरी करवाऊंगा, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो हमारा जो वकील बना हुआ बंदा था वो हमें आज नजर आया और हमें उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं मतलब बात में हुई। और लेकिन जब आज अदालत के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है वो हमारे सामने आए और ये बहुत 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 मैं कहती हूँ हम पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है। तो बहन मुझे ये बताएं, अदालत ने हुकूमत के कोर्ट में बॉल फेंकी है, तो आपको तसल्ली है कि यही इमरान खान की गवर्नमेंट और यही इमरान खान साहब जो 7 साल पहले आपसे वादा करके गए थे और आज आपको नजर आए हैं, ये वो अगले जो आज वादे करके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो वादे पूरे करेंगे? मुझे तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो अपने किए हुए कोई वादों पे कभी भी पूरा उतरे हैं, इसलिए कि उनका तो काम ही है कि वो वादे करते हैं, दावे करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें उनसे कोई भी उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से है और जस्टिस साहब की उस कुर्सी से है, इसलिए कि जब उसी कुर्सी की जोर पर जो है वो आज अदालत में आए हैं, तो शायद इस बात पे बिल्कुल पुरुमीद है कि शायद इसी कुर्सी के जोर पर जो है वो हमारे बच्चों का इंसाफ दिला सके हमें। अब अदालत ने बहन कहा कि हुकूमत देखे कि क्या उसके पास इतना मवाद है कि वो कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि आपसे यानी लवाहिकीन से, माँ बाप से बात करे। तो अगर अब खान साहब आपसे राब्ता करते हैं, बात करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा उनको? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि जो लोगों के नाम हमने दिए हैं, आप यकीन माने शुरू से 7 सालों से यही एक किस्सा चल रहा है कि उन लोगों को सामने लेकर आए जो हमारे बच्चों के कातिल हैं। और वो कातिल कौन है, वो सहूलतकार कौन है? ये वही जिम्मेदार लोग हैं जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए। ये सब कुछ रुक सकता था अगर वो रोकना चाहते, इसलिए कि सब कुछ तो उनको बताया गया था। चौधरी निसार ने, मुझे खुद याद है कि जब ये सानिया हुआ और मैं बिलक बिलक के रो रही थी, जब मैंने टीवी लगाया तो एकदम वो साकिब निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसने उसमें सही आइडेंटिफाई किया कि 28 अगस्त को एक लेटर आया, उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन हुआ कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में अटैक होने वाला है। और स्कूल एंड कॉलेज जो है APS का जो है सिर्फ यही वाला था जिसमें अटैक हुआ है। तो अगर वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। इवन कि हमने, आप अगर जुडिशल कमीशन की पूरी रिपोर्ट पढ़ लें तो उसमें क्लियर बिल्कुल मोटे मोटे अल्फाजों में यही बात लिखी है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, एजेंसीज की फेलियर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो नाम है वो सब उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जो जिम्मेदार है। ये क्यों अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो पीछे हट रहे हैं? जब ये जिम्मेदार है तो इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी है, इनके नाम जरूर आएंगे। और हमने शुरू से यही कहा कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जिनकी गफलत की वजह से हमारे बच्चे चले गए, वो उनको सामने लाए। और अभी पिछली समाज जब हुई तो उसमें 7 नेम्स हमने दिए थे और मैं वही वो हाईएस्ट जो नेम ने उसमें, तो हमने कहा इस पे आप। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं अब मुखातिब हूँ शहीद अहमद खान की वालदा से। अब तो वो ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, तालिबान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और सानिया APS की जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान ने कबूल भी की थी, इनके कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उनको सजा भी हुई। लेकिन अब यही हुकूमत, यही इमरान खान की गवर्नमेंट चाहती है बहन के उनको माफ भी कर दिया जाए। क्या कहेंगी इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ भी नहीं चाहते, हम ये ये लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी तालिबान है या कौन सी तालिबान भी हो ना,
हम यही चाहते हैं कि फिर माफी ये किस चीज का दे रहा है, फिर तो माफी होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो ये लोग कहते वही खुद ही करते। यहाँ से एक आदमी जाता है, पकड़ लेता है, फिर यहाँ जेल से भगवाते और काबुल जाता है वहां पर ना, अफगानिस्तान। तो ये यहाँ से कैसे चले जाते? तो इसके साथ मिला होता है ना लोग, जिस तरह हमारे APS पर ये लोग अटैक कर दिया, उसी तरह ये लोगों ने ये उन लोगों को साथ भी दिया है भगाने में। तो हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों के कातिल चाहते हैं, जो भी उसमें हो शामिल वो सामने लेके आए। ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर वीरान हो चुके। अच्छा बहन, जिन लोगों को फांसियां दी गई हैं, क्योंकि एक तो मौक़िफ़ ये भी कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि जो जिम्मेदार बराह रास्त मुलव्विस से उनको तो हमने काफ़िर किरदार तक पहुंचा दिया, तो जिनको फांसियां दी गई हैं क्या उस सजा से आप मुतमईन हैं? नहीं, ये सजा ही देना चाहिए, हमें सामने लेके आना है, तो अब फिर हम मुतमईन हो जाएंगे कि हमारे सामने को सब कुछ हो जाता है। आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है, इसके मुकाबले में कोई दलील नहीं दी जा सकती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।